Hello and welcome to Jharkhand Live Present classes. And in the previous class we have discussed about the concept of public and private administration. And today we are going to discuss about the concept of development administration, because this topic is very relevant and important for the 7 JPSC mains. And as far as this topic is very favorable for the sector of public administration questions, they considered it as a गुड पीस ऑफ केक। हम लोगों ने पिछली क्लास में अपनी चर्चा निजी प्रशासन और लोक प्रशासन पे की थी उसके अंतर्गत में, और आज हम लोग विकास प्रशासन पे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि विकास प्रशासन जो है वो क्या है। और जहाँ तक मेंस का सवाल है तो मेंस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। तो विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आज हम लोग शुरू करते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, देखो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा जाता है विकास प्रशासन के बारे में। कुछ लोगों का मत यह है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये उससे अलग एक विषय है, और कुछ लोगों का मत यह है कि यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन की ही एक शाखा है। तो हम लोग को विषय के बहस पे नहीं जाना है, क्योंकि एक एकेडमिक डिबेट है ये। हम लोग जो बात करेंगे वो टोटली रिलेवेंट क्वेश्चंस के हिसाब से रहेगा और सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावना क्या क्या आ सकती है। तो सबसे पहले एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, हाँ ये कंसीडर कीजिएगा कि ये 40 मार्क्स के लिए रिलेवेंट है, और बहुत कंसाइज किया तो 20 मार्क्स के लिए भी ये पूछा जा सकता है। अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो विकास प्रशासन में पहला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंशन इट्स फीचर। विकास प्रशासन क्या है और इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन ये पूछेगा, अगर इस तरह से डायरेक्ट पूछ सकता है। दूसरा यह पूछ सकता है आपसे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ, हालांकि ये ऑप्शनल की तरफ चला जाएगा लेकिन ये पूछा जा चुका है किसी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ डब्ल्यू रिक्स, ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, कहा जाता है कि इनका योगदान बहुत ज़्यादा है एफ डब्ल्यू रिक्स का। कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ डब्ल्यू रिक्स इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एक क्वेश्चन यह आ सकता है कि एफ डब्ल्यू रिक्स का भूमिका का जो है वो आप चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इससे बन सकता है, पैटर्न क्या हो सकता है, तो पैटर्न यह हो सकता है कि कहा जाता है कि विकास प्रशासन से जरूरी है प्रशासन का विकास हो। कमेंट, यह क्वेश्चन बन सकता है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट प्रोसीड, ठीक है। यहां पे यह पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रशासन क्या है। या इसको और इस तरह से लिख सकता है कि व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का विकास क्या है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो फिर आपसे और इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे चीज़ों पे जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, जब डिफरेंस पूछेगा तो संभावना है कि 20 मार्क्स का पूछे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये 20 मार्क्स का आएगा।
और डायरेक्ट पूछ दे व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंशन इट फीचर्स, तो इस तरह का जो डायरेक्ट टॉपिक आता है उसका डायमेंशन बहुत बढ़ जाता है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके सारा चीज़ आपको मेंशन करना सकता है। और सिर्फ जब भी आपसे इस तरह का ट्रेडिशनल क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आपको अप्लाइड पार्ट, ठीक है, अप्लाइड पार्ट पे ध्यान देना है कि इसका अप्लाइड पार्ट क्या है, अप्लाइड पार्ट क्या है, यानी लागू कैसे होगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका जो है क्वेश्चंस आ सकता है, अप्लाइड पार्ट आपको जरूर डील करना होगा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो क्या क्या सा टॉपिक है उसमें, इसमें रिक्स आ गया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, यानी विकास प्रशासन और पारंपरिक प्रशासन में क्या अंतर है, या पूछा जा सकता है कि विकास का प्रशासन क्या है, या पूछा जा सकता है कि प्रशासन का विकास क्या है। तो क्वेश्चन आपको किसी तरह से फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। ओके, ये 40 मार्क्स के लिए भी रहेगा और 20 मार्क्स के लिए। तो मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि आप लोग इस बार मेंस के लिए जो है 20 मार्क्स एंड 40 मार्क्स दोनों के लिए तैयारी कीजिए। संभावना यह है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है, ये तो पैटर्न हो गया। अब हम लोग अपनी चर्चा बढ़ाते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते किसको। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन। देखो, यह टर्म जो है विकास प्रशासन का, यह बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। यह विचारधारा जो उभरी है वो तकरीबन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यह विचारधारा जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस विचारधारा का विकास धीरे धीरे हुआ है। और इस विचारधारा के लिए आप देखिएगा कि कैसे ग्रेजुअली वो एक इसका जर्नी है, लेकिन वो एकेडमिक पार्ट है और उसको हम लोग को इस बार अगेन नहीं टच करना है। हम लोग सिर्फ यह देखते हैं कि डेवलपमेंट, ठीक है, यह टर्म जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको कौन कॉइन किया था, तो कहा जाता है, फैक्चुअल नॉलेज है कि इंडियन स्कॉलर हैं जिनका नाम है यूएल गोस्वामी। 1955 में उन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नाम जो है किसने दिया था, पहली बार यूज़ किया था यूएल गोस्वामी 1955 में। ये फैक्चुअल चीज़ है, ये हर कोई बच्चा जो है कहीं भी से इसको पढ़ा जा सकता है, ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आता है तो उसमें आप आ सकता है जॉर्ज गैंट। जॉर्ज गैंट को फादर ऑफ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। जॉर्ज गैंट, इसको कहा जाता है फादर ऑफ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी बुक भी है, ठीक है, इनकी बुक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, गोल्स एंड मेथड, जो पब्लिश हुई थी 1979 में। अब देखो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये टर्मोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी तब बढ़ती है जब यूनाइटेड नेशन ने 1960 से लेके 1970 तक के बीच का जो 10 साल है, ठीक है, 10 ईयर्स, इसको कंसीडर किया था डिकेड ऑफ डेवलपमेंट। डिकेड ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास का दशक, डिकेड ऑफ डेवलपमेंट। इस विचारधारा को जो है और आगे इसकी जो है बढ़ोतरी हुई थी। तो ये तो हो गया इसका एक बेसिक कि हाँ इसके फादर कौन है, ये पॉपुलैरिटी कैसे पाया। इस सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। विकास की चर्चा करते हैं, अब देखो कहीं इलेक्शन के समय में ये आजकल मजाक भी बनाया जाता है कि विकास पहुंचा क्या, लोग बार बार पूछते हैं। तो उसमें से एक कहीं मैं देख रहा था, यूट्यूब पे ही वीडियो पड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि पूछा कि विकास गांव में आया क्या, तो बोले नहीं हम तो अभी आए हैं, हमको मालूम ही नहीं। तो अब विकास वहाँ वो जो ये जवाब दिए वो समझ रहे थे कि वो किसी लड़के के बारे में पूछ रहे हैं या किसी व्यक्ति के बारे में, और जो रिपोर्टर पूछ रहा था वो डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा था। तो उसी विकास के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं कि वो विकास कैसे लाया जाए और उस विकास को लाने के लिए प्रशासन क्या होगा। विकास, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, विकास एंड वृद्धि, ये है क्या, क्या दोनों एक है या दोनों में ये असमानता है या दोनों में कुछ अंतर है। तो यह एक अच्छा खासा डिबेट है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ ग्रोथ। हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे कि विकास से तात्पर्य जो है वो मात्रात्मक तथा गुणात्मक उन्नति से है।
डेवलपमेंट मीन्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एडवांसमेंट। डेवलपमेंट मीन्स, डेवलपमेंट मतलब क्या समझा जाएगा कि सिर्फ अब पता चला कि एक व्यक्ति है जिसके पास खूब पैसा है लेकिन उसको रहने का ढंग नहीं, उसके घर की स्थिति खराब, कोई हाइजीन नहीं, न शिक्षा न कुछ, तो विकास सिर्फ क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट या एडवांसमेंट का नाम नहीं है, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव, यानी कि गुणवत्ता भी चाहिए, मात्रात्मक तो चाहिए। पर कैपिटा इनकम आप बढ़ा लिए हैं लेकिन पता चला कि आपके देश में अभी भी जो है भूखमरी ज़्यादा है, आपके देश में गरीबी ज़्यादा है, अशिक्षा ज़्यादा है, इलाज के कमी से आज भी मृत्यु हो रही है, तो क्या ऐसे देश को विकसित देश कहा जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी विकास इसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। यही मिस्टेक हुआ था आपका 1991 से पहले, जब इंडियन प्लानिंग मॉडल जब आया था तो उन्होंने यही समझा था कि पहले पर कैपिटा इनकम करते हैं। ये एक थ्योरी थी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, जो इकोनॉमी का एक पार्ट है। उन्होंने बोला कि कमाओ ज़्यादा, वो अपने आप ज़मीन तक पहुँच जाएगा पैसा, हम कमाएंगे, मार्केट में फेंकेंगे, मार्केट जो है अपना, लेकिन उससे जो है वो विकास नहीं हो पाएगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एडवांसमेंट, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक उन्नति भी होना चाहिए, तभी कहा जाएगा कि यह विकास हो रहा है। क्लियर है? तो विकास से तात्पर्य क्या है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एडवांसमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? डेवलपमेंट का मतलब तो समझ में आ गया कि डेवलपमेंट से तात्पर्य है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एडवांसमेंट। क्वांटिटेटिव एडवांसमेंट सिर्फ बेसिक है ये अभी, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या तात्पर्य है? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट, ठीक है, कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट टू अचीव देयर डिजायर एंड, कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट टू अचीव देयर डिजायर एंड या गोल। यानी कि प्रशासन से तात्पर्य क्या है? सामूहिक प्रयास किसके लिए? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे लक्ष्य पहले ही सेट हो गया है, वो लक्ष्य क्या है? डेवलपमेंट, ठीक है। तो लक्ष्य हमारा है विकास, और विकास की प्राप्ति के लिए जो कलेक्टिव एफर्ट लगेगा उसी कलेक्टिव एफर्ट को हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, और ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो समाज में विकास लाए, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यह लिटरल मीनिंग हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ। थोड़ा सा इसका जेनेसिस की तरफ हम लोग जाते हैं, बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। देखो, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आता है, आखिर क्यों डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ी थी? क्या ऐसा नहीं था कि लोक प्रशासन पहले भी था? क्या वह लोक प्रशासन इतना समृद्ध नहीं था कि वो विकास ले आए? फिर इस तरह का प्रशासन क्या फ़ायदा? तो क्या रीज़न रहे थे जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को और आगे इन्हांस किए और आगे बढ़ाए? उसमें सबसे पहला रीज़न जो आता है वह रीज़न है तीसरी दुनिया के देशों का उदय, यानी इमर्जेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। रीज़न डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्यों ये आया, रीज़न ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों आया? पहला है इमर्जेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इमर्जेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये तीसरी दुनिया के उदय। इससे तात्पर्य क्या हुआ? देखो, जब वर्ल्ड वार टू एंड हुआ, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद बहुत सारी छोटी छोटी देश जो हैं, या बड़ा बड़ा हमारा भी देश था, भारत देश था, चाइना भी थे, उन लोग क्या हुए, उन्होंने अपना कॉलोनियल जो रूल था उस कॉलोनियल रूल से बाहर निकले और अपने आप को पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट घोषित किए। तो बहुत सारे छोटे छोटे देश या और सब भी देश जो थे, उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। और उसके बाद जो है, जैसे आपको देखिएगा कि एशियन कंट्री बहुत सारी आज़ाद हुई, जिसमें हमारा इंडिया भी है, ठीक है। उसके बाद आपका चाइना भी मिलेगा, उसके बाद आपको पाकिस्तान भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एशियन के बाद लैटिन अमेरिकन कंट्री थी जो आज़ाद हुई थी, बहुत सारे लैटिन अमेरिकन। उसके बाद आपके अफ्रीकन कंट्री भी थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
इमर्ज हुए थे। तीसरी दुनिया जब वजूद में आती है तो तीसरी दुनिया के पास क्या था विरासत में, हेरिटेज में? उन लोगों के पास पॉवर्टी, गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक सेटअप बिगड़ा हुआ था, आर्थिक व्यवस्था वहाँ की उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि कॉलोनियल सेटअप यही होता है कि हाउ टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम देयर कॉलोनीज। ब्रिटेन अगर भारत में था तो इसलिए नहीं था कि हमारा भला चाहता था, वो अपना आर्थिक समृद्धि कैसे होगा, उसका आर्थिक विकास कैसे होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भारत से वो उगाही करे। तो आर्थिक स्थिति का यहाँ पे हमारे यहाँ भी बैंड बज चुका था। ऐसे सिर्फ इकलौता देश भारत ही नहीं था। उनके पास चैलेंज ये था कि सबसे पहले हम लोग पॉवर्टी से डील करें, गरीबी को पहले हम लोग हटाएं। उसके बाद राष्ट्र निर्माण एक उनके पास लक्ष्य था कि नेशन बिल्डिंग हमको करना है। तो नेशन बिल्डिंग हम कैसे करें? उनके पास चैलेंजेस बहुत थे। उनके पास यह भी चैलेंजेस था कि बेरोजगारी को कैसे दूर करें, सामाजिक और आर्थिक विकास की तरफ हम लोग कैसे बढ़ें। और इन सब चीज़ के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ के लिए एक सुटेबल एडमिनिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता थी। तो जैसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इमर्ज होती है, पहला कड़ी देखो कि पहले आया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के पास बहुत सारा चैलेंजेस था। उसमें एक चैलेंज ये था, उनका हेल्थ व्यवस्था भी वहाँ पे सही नहीं था। अभी यह देखो इस कड़ी को कि भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इमरजेंसी होता है कि ठीक उसी समय दूसरा रीजन यहाँ पे आप इसको लिखिएगा, दूसरा रीजन लिखिएगा कि वहाँ पे आते हैं ट्रूमैन। ट्रूमैन कौन थे? ट्रूमैन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे 1949 के समय में। हर्शल ट्रूमैन उनका नाम है। दूसरा रीजन क्या हुआ कि दूसरा रीजन था, ट्रूमैन ने एक प्लान निकाला। कहानी सुनो अब, ठीक है। 1949 में जब वो लेक्चर अपना स्पीच डिलीवर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थिति ख़राब है और वो अभी अभी आज़ाद हुई हैं। और उनके दिमाग में ये भी था कि रशियन डोमिनेंस, उस समय तो यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर की तरफ ये लोग न मोल्ड हो जाएं। तो उन्होंने एक प्लान निकाला जिस प्लान का नाम था पॉइंट 4 प्रोग्राम। तो दूसरा रीजन यह था कि यूएस का कौन सा पॉइंट 4 प्रोग्राम। पॉइंट 4 प्रोग्राम ये क्या है? तो उस समय ट्रूमैन ने ये सोचा कि भाई इन लोग देश को, हम लोग को मदद करना चाहिए। पॉइंट 4 इसका नाम इसलिए पड़ा कि जब वो स्पीच डिलीवर कर रहे थे तो यह प्रोग्राम का जो सीरियल वाज आया तो चौथा नंबर में इसका जिक्र हुआ और चौथे नंबर पे इसकी चर्चा हुई। तो जब चौथा नंबर पे आया तब से इसको कहा ही गया कि 4 पॉइंट, ठीक है, या सॉरी पॉइंट 4 प्रोग्राम। इससे पहले उसने यूरोपियन कंट्री के लिए मार्शल प्लान भी चलाया था। मार्शल प्लान क्या था कि यूरोपियन कंट्रीज़ को आर्थिक सहायता दें और उनका जो इकोनॉमी अभी डैमेज है उसको हम लोग ठीक कर लें। लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पीच के दौरान तो कह दिया कि भाई यहाँ पॉइंट 4 प्रोग्राम के अंतर्गत में हम डेवलपिंग कंट्री को हेल्प पहुँचाएंगे, मदद करेंगे, जो नया भी इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन उस समय तक ये था ही नहीं कि किस तरह से हेल्प कीजिएगा। कह तो दिए कि हाँ भाई हेल्प करेंगे, तो किस तरह का हेल्प आप उसको वहाँ पे दीजिएगा। तो बाद में जब ये छानबीन हुआ तो उन्होंने क्या किया, टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है, तकनीकी सहायता दी जाएगी सभी न्यू इमर्जिंग कंट्री को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाएगा। भाई हाँ, हम आपको तकनीकी सहायता देंगे। तो तकनीकी सहायता किस में देंगे? तकनीकी सहायता देंगे आपके एग्रीकल्चर के विकास में, आपके इंडस्ट्रीज के विकास पे, आपका डैम निर्माण में और जिस तरह का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस तरह के निर्माण में। और सबसे ज़्यादा लाभ कोई देश अगर इस स्कीम के अंदर में कमाया है तो वह भारत देश था। आप देखिएगा कि प्लान 1 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपको भाखड़ा नंगल डैम और एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स माना गया था। तो सारा टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम कहाँ से लिया था? पॉइंट 4 प्रोग्राम के अंडर में उसने यूएस से जनरेट किया। लेकिन यह काफ़ी नहीं था, कुछ और फाइनेंसिंग कंपनीज आई और बोले कि सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, अब इसको फंड भी चाहिए, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी चाहिए, ठीक है। तो इन लोग को अब क्या हुआ कि पैसा भी दिया जाने लगा। आपने आज़ादी पाई, आज़ादी के बाद
आपने एक मॉडल अपनाया, यूएस का अपनाया मॉडल, आपने टेक्निकल असिस्टेंस मॉडल वहाँ से लिया, फिर आपने वहाँ से फंड लिया, और फंड लेने के बाद क्या हुआ कि आउटकम की जब बारी आई कि भाई हम देश में पैसा डाल रहे हैं तो उस तरह का रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो जब आउटकम, पैसा इनपुट हुआ यहाँ पे, लेकिन आउटकम के मामले में रिजल्ट ओरिएंटेड था ही नहीं, परिणाम मुखी था ही नहीं, पैसा जा रहा है कोई फायदा नहीं, कहाँ चला जा रहा है अभी तक समझ में नहीं। तो यह एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सुटेबल नहीं था। तो यूएस का 0.4 प्रोग्राम इन लोगों को क्या किया, मोटिवेट किया कि नहीं, कुछ तो मामला है कि पैसा लगाए जा रहे हैं, हम लोग तकनीकी सहायता दिए जा रहे हैं, यह विकास क्यों नहीं कर पा रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा। इसके लिए फिर क्या हुआ, थर्ड आइए, तीसरा विकास के रीजन जो है, थर्ड रीजन था, उन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप बनाया, तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट आपका क्या बनता है, कैग का फॉर्म होना। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ कैग, ये वाला कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नहीं है, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है। ओके, तो यह ग्रुप बनाया गया यूएस की तरह 1960s के टाइम में, यह ग्रुप बनाया गया। ठीक है, और इसी ग्रुप को कहा गया भैया कि जितना डेवलपिंग देश है उसको जाके एक बार पढ़ के आओ एडमिनिस्ट्रेशन को। और इसका फंडिंग कहाँ से आया, तो यूएस का फोर्ड फाउंडेशन, देखो फोर्ड फाउंडेशन जो है इसमें फंडिंग किया, पैसा लगाया, और पैसा लगाने के बाद जो है उन्होंने स्टडी किया, स्टडी करके जो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप का यह काम था कि विभिन्न देशों को एडमिनिस्ट्रेशन को समझिए, क्योंकि अब जो है हम लोग का इन्वेस्टमेंट मॉडल भी उधर जा रहा है, तो क्या अंदर चल रहा है और क्या नहीं। तो यह एक, बहुत लोग यह कह देते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही बाई प्रोडक्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आप भेजे तो थे कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन को, पढ़ के आइए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरे देश का या फिर लिमिटेड देश का, उसका आउटकम क्या आया, तो बहुत लोग बोलते हैं कि कैग इसी का आउटकम है। ठीक है, इसी का आउटकम है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी था और भी अलग कंट्रीज, लेकिन जहाँ प्राइम मॉडल यह था कि इन्वेस्टमेंट जहाँ हो रहा है, ठीक है, तो मेजॉरिटी उसका पहले कैरेक्टर को पढ़िए, पॉलिटिकल कैरेक्टर को पढ़िए, इकोनॉमिक सेटअप को पढ़िए, ठीक है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़िए। तो वो यूरोपियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर ऐसे पैसा नहीं लगाता है, बहुत कुछ स्टडी करता है। खैर, तो यह जब स्टडी शुरू हुआ, ठीक है, तो इसी स्टडी में आप देखिएगा कि F.W. रिक्स, फ्रेडरिक्स का नाम आता है, जो इस ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, यानी एक अहम मुकाम रखते हैं, या एक अहम इसके ऊपर जो है पार्टिसिपेशन इनका रहता है। 10 साल तक वो इसके अध्यक्ष बने रहते हैं। तो कैग का पढ़ने से क्या हुआ, तो कैग के पढ़ने से F.W. रिक्स ने बहुत सारा मॉडल बनाया। इस मॉडल की चर्चा जो है हम लोग बताएंगे क्लास के मतलब दूसरे पड़ाव में, सेकेंड पार्ट में हम लोग बताएंगे कि F.W. रिक्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ तक क्लियर है रीज़न। पहला रीज़न क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। दूसरा रीज़न क्या हुआ, अमेरिका का, यूएस का 4.4 प्रोग्राम का असफल हो जाना। तीसरा क्या हुआ, कैग का फॉर्म होना। कैग ने कंपैरेटिव स्टडी किया और सबको देखने के बाद एक मॉडल ला के दिया जिसको डेवलपमेंट, हालांकि कहा जाता है कि कैग बेकार हो गया था लास्ट में, यह ग्रुप रिजल्ट नहीं दे रही थी तो फंडिंग में वापस हो गया, लेकिन कुछ फ़ायदे हुए थे जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग को देखने को मिलता है। और वही थिंकर ये भी बोलते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैग का ही देन है। 0.4 प्रोग्राम जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था, जो एक्सपेक्टेशन के साथ हम फंडिंग, आज भी कहा जाता है कि ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अब मॉडल बदल रहा है। आप कंसीडर कीजिएगा 1960s के समय को, अभी को मत समझिएगा, ठीक है, 1960 और 70 के बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये सारा कुछ जो है रीज़न होने के साथ साथ एक सबसे बड़ा रीज़न था ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का इनएफिशिएंट होना। इनएफिशिएंट ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हुआ कि पारंपरिक जो प्रशासन था वह प्रशासन इतना सक्षम नहीं था कि देश में या न्यू इमर्जेंस कंट्री को लिए वो डेवलपमेंट ला सकता। उसका काम ही था ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कि बस लॉ एंड ऑर्डर भाई हम लोग मेंटेन करेंगे और लिमिटेड काम करेंगे, बस यही काम ही था उसका।
तो यही कहा गया कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, यह मॉडल हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं है। इतना रीज़न होने के बाद, स्टडी होने के बाद, इतना मेजर रीज़न होने के बाद जो है क्या हुआ कि अब जब सारा पैसा लग गया, स्टडी हो गई, हर कुछ होने के बाद एक नया मॉडल बन के आता है, ठीक है। और उस मॉडल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यह सिर्फ मेजर रीजन में आते थे कि मुख्य कारण था ये कि भाई क्यों आखिर हम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और हम लोग एक नया एडमिनिस्ट्रेशन लाए जिसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे रीजन की चर्चा थी। अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का आप देखिएगा कि डेफिनेशन क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, रीजन समझ में आ गया कि क्यों जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हम लोग शिफ्ट किए। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ मेजर रीजन था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को हम लोग को विकासशील या विकसित बनाना था और उसके बाद जो है उसके लिए इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया गया, लेकिन वह आर्थिक सहायता फ़ायदेमंद नहीं हो रही थी। तो पता करने के लिए कि भाई क्यों नहीं हो रही है, तो कैग का फॉर्मेशन होता है, कैग कंपैरेटिव स्टडी करती है और कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद वो कुछ फाइंडिंग्स देती है और उसी फाइंडिंग्स का कहा जाता है कि आउटकम जो है वह लोग क्या कहते हैं, विकास प्रशासन के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने कहा कि नहीं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग का एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगा और उसका डिफिनीशन जो है कुछ लोगों ने दिया। हम लोग डेफिनेशन की आज चर्चा नहीं करेंगे, जो मेजर है दो चीज़ जो मुझे ज़्यादा पसंद आया वो आप लोग सामने बता देता हूँ। एक है मार्टिन लैंडौ, ठीक है, मार्टिन का एक डेफिनेशन आता है, ठीक है, मार्टिन का एक डेफिनेशन आता है, उन्होंने कहता है वो कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजीनियरिंग ऑफ सोशल चेंज। वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक बदलाव की इंजीनियरिंग को कहते हैं कि हाँ, सामाजिक बदलाव वाला जो भी काम होगा वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। हालांकि ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेफिनेशन वो अधूरा है। इनायतुल्लाह एक बहुत ही अच्छा नाम है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्योरीज में इनका। तो उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हुए कहा कि सोशियो इकोनॉमिक गोल, उन्होंने कहा कि राष्ट्र के द्वारा, ठीक है, पहला सोशियो इकोनॉमिक गोल और दूसरा नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति किसके द्वारा, बाय होम, बाय पब्लिक अथॉरिटी। देखो यहाँ पे इसका इसलिए चर्चा कर रहा हूँ मैं कि इनके डिफिनीशन में 3 चीज निकल के आ रही है, ठीक है। देखिएगा, इनायतुल्लाह साहब कहते हैं कि विकास प्रशासन जो है वैसे प्रशासन है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण के द्वारा, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, यानी टोटल मोटा मोटी मानी सरकार के द्वारा वह प्रयास जो राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और सामाजिक आर्थिक जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर सके, इस प्रयास को हम लोग क्या कहते हैं, विकास प्रशासन कहते हैं। 3 चीज़ें यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि इस डिफिनीशन में है। पहला है पब्लिक अथॉरिटी, अब मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको। दूसरा है आपका सोशियो इकोनॉमिक गोल। तीसरा है आपका नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। तीन चीज क्या आपका निकल के आता है इस डेफिनेशन में। पहला चीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये पता चला कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जब भी होगा वो स्टेट के द्वारा होगा। प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस की बात अभी नहीं हो रही थी, चर्चा हो रही थी स्टेट लेड डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो उस समय का कॉन्सेप्ट था, उस समय कॉन्सेप्ट में यह किया जा रहा था कि अब नया नया देश ही बना है, प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं देना है, अभी सिर्फ स्टेट जो है स्टेट लेड ही आगे बढ़े और राज्य अपने हाथ में जिम्मेदारी लेते हुए कि कैसे हमको राष्ट्र का विकास करना है उस पर काम करे। पहला चीज क्या क्लियर हुआ कि स्टेट का रोल सबसे ज्यादा है। दूसरा क्या
क्यों डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? तो हमेशा देखो, आपने मार्टिन का देखा, उसने सोशल चेंज की बात की थी, लेकिन इनायतुल्लाह साहब को पढ़िएगा तो उसमें सोशल के साथ साथ आपका देखिएगा इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक जो लक्ष्य हम लोगों ने टारगेट किया है उस टारगेट को भी अचीव करना है। कौन करेगा? अगेन स्टेट करेगा। तो सामाजिक और आर्थिक आपका लक्ष्य हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ इतना ही तक महदूद नहीं है, इस सोशियो इकोनॉमिक तक ही लिमिटेड नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। इन्होंने पूरा का पूरा डायमेंशन जो है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डायमेंशन जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कवर कर लिया, ये सोशियो इकोनॉमी कह के, और उसना बाकी जो है नेशन बिल्डिंग का कह के, ठीक है, और ये छोटा मोटा चीज़ जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया। अच्छा, नेशन बिल्डिंग अपने आप में एक अम्ब्रेला वर्ड है, इतना बड़ा वर्ड है कि उसके अंदर में जो भी आप डालिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो भी आगे राष्ट्र निर्माण में, आर्मी बनानी है वो भी राष्ट्र निर्माण में, न्यूक्लियर पावर बनाना है वो भी राष्ट्र निर्माण में, पढ़ाना है फ्री में, वो सारा कुछ आपका जो है नेशन बिल्डिंग में आ जाता है। तो इनायतुल्लाह साहब क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि पब्लिक अथॉरिटी द्वारा, यानी कि स्टेट द्वारा वह प्रयास जिससे हम सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सके तथा नेशन बिल्डिंग के राष्ट्र का लक्ष्य को भी हम लोग प्राप्त कर सके। क्लियर है यहाँ तक? कोशिश कीजिएगा आप लोग, जब भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से अगर क्वेश्चन आता है तो एडवर्ड विडनर का नाम जरूर चर्चा में लाइए, F.W. रिक्स का जरूर चर्चा में लाइए। अगर नहीं आता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोई एक एक थिंकर का नाम दे दें। तो इनायतुल्लाह का एक ठीक लगा और F.W. रिक्स का भी आप उस पर लगा सकते हैं। डेफिनेशन बहुत सारा है, लेकिन ये दो डेफिनेशन मुझे ज़्यादा रेलेवेंट लगा, तो आपको जो है उस पर। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक खास बात यह है जो हम लोग चर्चा कर चुके थे कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जब भी होगा वो राज्य प्रायोजित होगा। ये उस समय की विचारधारा थी, आज बदला हुआ है। आज वाला हम लोग सेकेंड पार्ट पे भी करेंगे, पहला अभी समझेंगे कि नया नया इवॉल्व हो क्या है, उससे क्या तात्पर्य है। ठीक है, आज कहा जाता है लिबरलाइजेशन के बाद कि नहीं, स्टेट जो है वो फैसिलिटेटर बनेगा, सारा काम प्राइवेट सेक्टर करेंगे या पब्लिक प्राइवेट दोनों मिल के करेगा। उस समय था नहीं, सिर्फ स्टेट करेगा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ चीज़ों की बात करती है। सोशियो इकोनॉमिक चेंज आपने बार बार सुना, तो वो चेंज क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो वो 4 डायमेंशन में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चर्चा करता है। विकास प्रशासन जो है बताता है कि हमको 4 चीज़ करना है। पहला पॉलिटिकल चेंज, ठीक है, दूसरा सोशल चेंजेस, तीसरा इकोनॉमिक चेंजेस, और चौथा जो है पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस। कल्चरल चेंजेस क्या है ये? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जब भी यह बात करता है कि किस तरह के बदलाव की बात करता है, तो मुख्यतः कहा जाता है कि विकास प्रशासन इन चार तरह के बदलाव की चर्चा करता है। पहला हुआ पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल चेंजेस का तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पे? अगर आपसे कहा जाए कि राजनीतिक बदलाव करना है, तो राजनीतिक बदलाव से तात्पर्य यहाँ पर यह नहीं है कि भैया अब पार्लियामेंट्री व्यवस्था चल रही है तो यहाँ पे हम प्रेसिडेंशियल व्यवस्था ले आएंगे। ये हो सकता है ये, लेकिन बड़ा ही ये कठिन है, लेकिन अब भारत में यह संभव नहीं है। या अभी डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी को बदल के हम लोग जो है राजतंत्र फिर से स्थापित कर देते हैं, फिर से राजा आएगा, उसके द्वारा हम लोग शासन करेंगे। पॉलिटिकल चेंजेस से तात्पर्य यह भी नहीं है कि भाई किसी कैपिटलिस्ट को बैठा दिए और कहीं तुम ही सरकार चलाओ। पॉलिटिकल चेंजेस से तात्पर्य क्या हुआ? फिर किस तरह के राजनीतिक बदलाव के बारे में विकास प्रशासन बात करता है? तो वह सभी राजनीतिक बदलाव जो देश के विकास में बाधा बनते हैं, उन सारे बदलावों के बारे में आपका चर्चा करता है। सपोज दैट ये कि अगर आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, स्टेट स्टेबल नहीं है, जब देखोगे अगर कोई देश, ठीक है, अगर स्थिर नहीं है, उसके अंदर में ही सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। सोचेगा आप इन्वेस्टर्स किया, पैसा लगा दिया, पता नहीं यहाँ क्या हो गया, हमारा पैसा भी डूब जाएगा। तो ज़रूरी है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वहाँ का स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम हो। ठीक है, उसमें फिर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में ये भी देखा जाएगा कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का फेयर है या नहीं है, क्या करप्शन ज़्यादा प्रिवेल्ड है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी अनवांटेड चीज़ है, जो देश के विकास में बाधा लाते हैं, उन चीज़ों को बदलना होगा।
हमारे देश में जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या था कि आप पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 1951 नहीं आया था, उससे पहले आप देख लीजिए क्या क्या मामला चला, करप्ट लोग, ठीक है। उसके बाद अभी के समय में कहा जाता है कि 40 to 50 प्लस पार्लियामेंट्रियन ऐसे हैं जिस पे केसेस लगे हुए हैं, या फिर स्पॉन्सर्ड आपका पार्लियामेंट्रियन तो नहीं बैठा हुआ है जो किसी खास सेक्टर को, किसी खास कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है वो फेवर कर रहा है। बहुत सारी कुरीति है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे, तो उन पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना आवश्यक है। पॉलिटिकल कल्चर एक होता था पहले, नहीं गए 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 कहाँ है बूथ, बूथ खूब होता था, मारे तो गोली पूरा बूथ लूट लिए, अब बैठ के लगा रहे हैं मोहर। डेमोक्रेसी नहीं थी, इस तरह के कल्चर को बदलना था। पॉलिटिकल कल्चर जब भी बात होगी कि पॉलिटिकल चेंज लाना है तो यह चेंज हमेशा सकारात्मक होगा। ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन होगी, पॉलिटिकल सिस्टम जो आपका रूल करेगा तो स्टेबल कम से कम वहाँ भाई 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल के लिए स्थायी सरकार तो है, तो इस तरह की व्यवस्था आपको वहाँ पे लानी होगी। दूसरा है आर्थिक चेंज, इकोनॉमिक चेंज तो होगा ही होगा, क्योंकि जैसे ही आप एक नया राष्ट्र मतलब उभरते हैं या फिर आज़ाद होते हैं, पॉलिटिकली आप मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे हमारा भारत, तो हमारी आर्थिक स्थिति इस तरह की थी कि वहाँ से हमको तो बदलाव चाहिए ही था। तो वही इकोनॉमिक, सकारात्मक इकोनॉमिक चेंज की बात करता है। और जब वह इकोनॉमिक चेंज की बात करता है तो इकोनॉमिक चेंज से तात्पर्य क्या हुआ, सिर्फ यह नहीं कि हमारा इकोनॉमिक फिलॉसफी, अभी हमारे यहाँ इकोनॉमिक फिलॉसफी क्या है मालूम है, हमारा आर्थिक जो दर्शन है वो क्या कहता है, हमारे यहाँ पब्लिक एंड प्राइवेट इन दोनों का मिक्सचर है, यानी कि पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, अब सपोज दैट कहीं सोशल सिस्टम है, ठीक है, सोशल फिलॉसफी या फिर मार्क्सियन फिलॉसफी है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है, तो उसमें कहा दिया है कि नहीं स्टेट ही सब कुछ करेगा। तो याद करो आज से तकरीबन 20 साल पहले या 10-15 साल पहले आपको मिलता था सिर्फ एक BSNL सेवा, स्टेट लेड था ना सिर्फ, और सिर्फ मात्र क्या था, जहाँ भी स्टेट लेड होगा, प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो वहाँ अगेन क्या होता है, स्टेट का मोनोपोली हो जाता है। वो कहता हम जो बना रहे हैं वही रखो। तो उस समय इनकमिंग आउटगोइंग भी लगता था, आपका फ़ोन का चार्जेस भी ज़्यादा था और सर्विस भी बेकार थी। जब प्राइवेट सेक्टर आता है लिबरलाइजेशन के बाद, आज आप देख लीजिए, आज आपको जियो भी है पॉकेट में, आज आपका एयरटेल भी है पॉकेट में और सस्ता पैकेज भी है, और आपका सिर्फ आउटगोइंग का सर्विस अब तो वो भी फ्री कर दिया गया। क्यों ये पॉसिबल हो पाया? जब आपका इकोनॉमिक फिलॉसफी बदला, कहा कि नहीं अब हम लोग जो है सोशलिज्म की तरफ पूरी तरह से नहीं, हम लोग एक अपना इंडियन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लाएंगे। और वह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है कि प्राइवेट सेक्टर भी आएगा और कौन आएगा, पब्लिक सेक्टर भी, दोनों का इन्वेस्टमेंट होगा और दोनों मिल के काम करेंगे। इसलिए अब देखोगे कि सर्विस डिलीवरी, सेवा देने वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर भी मिलता है और आपको सरकारी सेवा मिलती है। सरकारी अस्पताल भी आपको मिल रहा है, प्राइवेट अस्पताल भी आपको मिल रहा है, सरकारी टेलीकॉम सर्विस भी मिल रही है, प्राइवेट टेलीकॉम से आप चुनिए। इसलिए अमर्त्य सेन ने कहा था कि डेवलपमेंट का मतलब चॉइस होता है, आपके पास चुनने का अवसर हो। तो विकास से तात्पर्य यह होता है कि आप चुन सकें। ठीक है, नेक्स्ट, तो इकोनॉमिक चेंजेस, हर वह सकारात्मक चेंज जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को और विकास की तरफ ले जाए, उस तरह के इकोनॉमिक चेंजेस की बात की जाती है। उसके बाद आपका सोशल चेंज। अब ये कौन सा चेंज है भाई? सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव। सामाजिक बदलाव के अंतर्गत क्या आएगा? सामाजिक बदलाव में आप देख सकते हैं कि महिलाओं पे भी ज़्यादा फोकस किया जाता है कि पहले महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, और हमारे यहाँ बहुत सारे सामाजिक बाधाएं ऐसी थी कि अब उसमें हम क्या बोले, वो नेसेसरी है या अननेसेसरी, एक डिबेट का इशू हो जाएगा। लेकिन वह सकारात्मक सामाजिक बदलाव होगा जो राष्ट्र के विकास के लिए ज़रूरी है। जैसे हमारा हुआ महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा के लिए बाहर जाके पढ़ना, ठीक है, और हमारे अंदर जो छुआछूत वाला व्यवस्था था वो सारी व्यवस्था को अलग करना और बताना कि नहीं भाई मिल के चलना है। ठीक है, अनटचेबिलिटी अगर प्रिवेल करता है किसी सोसाइटी में तो वह सोसाइटी विकसित नहीं माना जाएगा। तो सामाजिक बदलाव में बहुत सारा है। जैसे हमारा सामाजिक व्यवस्था ऐसा है कि वर्ण व्यवस्था पे बैठा हुआ है, वर्ण व्यवस्था का हम विरोध या फिर सपोर्ट, ये वाला मैटर यहाँ पे नहीं है, लेकिन इतना भी रिजिड नहीं हो जाए कि आप आगे नहीं बढ़ सकिए। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था ऐसा है कि महिलाओं को हम पढ़ने नहीं देंगे या काम करने नहीं देंगे, इस तरह की व्यवस्था को बदलाव करना, बदलना है। आप समझिए ना, किसी देश का
ठीक है, आबादी अगर 100% है और 100% में आपका 45% आबादी जो है वो महिला है और 45% यानी वर्कफोर्स जो है आप उसको काम नहीं करने दे रहे हैं। यह 45% अगर वर्कफोर्स हमारे पास आता है और इसमें से मात्र 35% अगर हमको वर्कफोर्स मिलता है, काम करने वाले योग्य मिलते हैं, तो फिर आप समझिए कि राष्ट्र में कितना मानव संसाधन का विकास हो रहा है। तो वह सारा सामाजिक व्यवस्था जिससे देश को या किसी राष्ट्र के उन्नति में बाधा पहुंचता है, तो वह हर व्यवस्था जो है उसको बदली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक बदलाव से तात्पर्य वह है। उसके बाद आता है कल्चरल चेंजेस। ये भाई सबसे विवादित है। कल्चरल चेंजेस, संस्कृति में बदलाव। देखो संस्कृति भी यहाँ पे जो है ना कहा जाता है कि अगर कोई एक व्यवस्था 100-200 साल 300 साल चल गई तो वह का संस्कृति बन जाता है। चाहे वो खाने की संस्कृति हो, कपड़ा पहनने की संस्कृति हो, बात करने की संस्कृति हो, तो वो वही कल्चर बन जाता है। एक संस्कृति होता है जो रिलीजियस कल्चर होता है, एक कल्चर वह होता है जो आपका सोशल होता है। तो इन दोनों में आपको फ़र्क करना है, किसको छूना है किसको नहीं छूना है। अगर आप रिलीजियस कल्चर की तरफ ज़्यादा घुस जाइएगा फिर विवाद तो होना ही है। मौजूदा दौर अभी जो है उस दौर में आप देख सकते हैं कि कल्चरल चेंजेस के लिए भी क्या क्या, और भी रिलीजियस कल्चर की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं तो क्या क्या उसमें बाधाएं आती हैं। खैर, कल्चरल चेंजेस जो है सामाजिक या फिर सांस्कृतिक बदलाव, जैसे कि हमारे यहाँ हरियाणा की तरफ जो है आप देखिए कि ऑनर किलिंग होती थी। हमारा संस्कृति तो नहीं था ये, लेकिन उधर की संस्कृति में ये थे कि अगर इंटरकास्ट मैरिज कर लिया तो बाप ही बेटा को या बेटी को मार देता था। यह संस्कृति नहीं थी भारत की, और किसी भी विकासशील या विकसित देश के लिए संस्कृति जो है कभी भी नहीं माना जाएगा कि सही है। तो इस तरह की संस्कृति का बदलाव आपको करना है। विकास प्रशासन जो है वह तमाम नकारात्मक संस्कृति को बदलती है। जैसे आप देखिएगा सती प्रथा। अब सती प्रथा जो मानते हैं वो माने, लेकिन किसी एक महिला को उसके पति के देहांत के बाद जो है उसके साथ जिंदा जला देना, यह व्यवस्था जो थी, यह व्यवस्था आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये संस्कृति आपको बदलनी होगी। तो अगेन ये आ जाता है रिलीजियस वाला मामला। तो रिलीजियस वाला मामला में जाओगे तो, लेकिन समाज जो है वो धीरे धीरे प्रगतिशील हो रहा है। भ्रूण हत्या को लेके इतना भारत जो है वो जागरूक है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को पेट पे जो है माँ के गर्भ में ही उसका गर्भपात करा दिया जाता है। लेकिन आज जो है वह व्यवस्था बदल रही है, यह संस्कृति बदल रही है। तो वह सारी संस्कृति, ठीक है। अब उसी तरह से आओगे अगर कल्चरल चेंजेस में, तो विकास प्रशासन हर चीज़ पे फोकस करता है। तो संस्कृति में भी बदलाव लाता है, आपका सोशल चेंजेस समाज में ही बदलाव लाता है, आपकी आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाता है, और आपकी राजनीतिक व्यवस्था में भी बदलाव लाता है। तो इस तरह के बदलाव की चर्चा जो है वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करता है। नेक्स्ट है कि क्या है फीचर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गुण, विकास प्रशासन की गुण, फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जल्दी से इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। मेन यही कंटेंट आप लोग डालना है। ठीक है, चलिए फीचर्स पे आते हैं। पहला फीचर्स क्या होगा? चेंज ओरिएंटेड। ये क्या है? बदलाव मुखी होगी। विकास प्रशासन जो है स्टेटस को नहीं मेंटेन करेगा। एक टर्म आता है स्टेटस को, उसका मतलब होता है यथास्थिति। अब भाई राजा का सिस्टम चल रहा है, राजा को बैठ के रेवड़ी खाने का आदत हो गया है, तो वो क्यों चाहे कि बदलाव हो। लेकिन लोकतंत्र में तो जो योग्य होगा वही राजा बनेगा ना, तो बदलाव मुखी होगा। आप अगर ट्रेडिशनल थॉट को लेकर चल रहे हैं, जो आपकी बाधा है वो नहीं होगा भाई। तो पहला क्या है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बदलाव लाने में कभी नहीं, बदलाव के लिए ही तो लाया गया है, तो वह चेंज ओरिएंटेड होगा। प्रोग्रेसिव चेंज, इस तरह के नहीं, और भी हम लोग नीचे चले जाएं, प्रोग्रेसिव चेंज की बात करता है, ठीक है। जैसे कि अब हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, अब करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, तो ये नहीं कि भैया उसको जो है और करप्ट बनाएंगे। प्रोग्रेसिव चेंज यही होगा कि कैसे हम लोग करप्शन को चेक करें, ठीक है। और वह व्यवस्था जो इन्वेस्टमेंट के लिए हर्डल्स बन रही है उसको भी बदला जाएगा। देखें ना, जीएसटी यूपीए की प्रोग्राम था, ठीक है। उसके बाद जो है मौजूदा सरकार ने इसको लागू किया। क्यों लागू किया? सिंगल टैक्स सिस्टम जो है आपका लागू किया गया ताकि इन्वेस्टमेंट जो है यूनिवर्सल पूरे देश में जो है आराम से हो सके।
उसी तरफ देखिएगा लेबर लॉ की तरफ भी अब चेंजेस आ रहा है, खैर वो नहीं है। दूसरा गोल ओरिएंटेशन होगा, लक्ष्य उन्मुखी होगा, लक्ष्य उन्मुखी, गोल ओरिएंटेड होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी विकास जब भी किया जाएगा तो टारगेट फिक्स करके किया जाएगा, ठीक है, और उस टारगेट को ऐसा नहीं कि बना दिए और फिर आराम से हो जाना है। आइडियली यह है कि टारगेट बनाए हो तो उसको अचीव भी करना है। खैर अभी तो सिर्फ यह है कि लक्ष्य बना के करना है। जैसे भैया हम बना दिए कि हाँ मेरा लक्ष्य यह है कि 5 साल में जो है हम इतना % आबादी को लिटरेट कर देंगे, ठीक है, 40% आबादी को हम पढ़ा देंगे, मेरा लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य को पढ़ने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप चाहिए वो सेटअप हम देते हैं। ये क्या हुआ, ये भी एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक अंग हो गया कि हाँ भाई इतना % आबादी को लिटरेट करेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड यानी कि परिणाम उन्मुखी, रिजल्ट ओरिएंटेड। इससे तात्पर्य क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड से तात्पर्य है कि भाई गोल बनाना ही काफ़ी नहीं है, अब गोल को हम लोग को प्राप्त भी करना है। ओके, पॉलिसी जो है बनती है वो इफ़ेक्टिव पॉलिसी तब मानी जाती है जब वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ कितना वो अचीव की है। मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि इफ़ेक्टिव पॉलिसी क्या होता है। अगर हम टारगेट रखें कि 50% आबादी जो है उसको हम लोग को अचीव कर लेना है, इतने 5 साल के अंतर्गत में लिटरेसी रेट बढ़ा देना है, तो हम लोग यह देखेंगे कि 5 साल में जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाया उस पॉलिसी ने कितना गेन किया। टारगेट 50% आबादी रखे थे, तो देखेंगे कि 35% 40% भी हमारी आबादी कवर हो गई है, तो हम लोग कहेंगे हाँ ये सक्सेसफुल है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड जो है आपका क्या होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड आपका जो होगा वो क्या होगा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। हाँ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी आप उसमें डाल सकते हैं कि भाई कोविड-19 का वैक्सीन जो है पॉलिसी बनाए कि इतने साल तक इतने लोगों को हम देंगे। अगेन यह क्या हुआ आपका कि लक्ष्य बनाइए और उसके प्राप्ति की तरफ, ये तो हुआ गोल बनाना कि भाई इतने साल में जो है हम इतना टारगेट पूरा करेंगे, लेकिन उसको पूरा करना है, ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति आपको करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। नेक्स्ट फीचर्स क्या होगा आपका, उसका फीचर्स को हम लोग कहते हैं इनोवेशन। क्या कहते हैं, नवाचार जिसको हम लोग बोलते हैं। वह हर इनोवेशन, वह हर नवाचार जो राष्ट्रीय विकास के लिए सहयोगी होगा। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, उसका गुण यह है कि जो भी इनोवेशन होगा वो उसको एकोमोडेट करेगा। अभी आप देख लेंगे स्पेस रिसर्च सेंटर की तरफ आप देखिए तो स्पेस के एरिया में आपका अच्छा इनोवेशन नया नया हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से आप देखिएगा अभी कोविड के समय में नया इनोवेशन हुआ कि कैसे डिलीवर किया था, पर वैक्सीन आ गया, यही बहुत बड़ा इनोवेशन है क्या। तो ये एकोमोडेट करता है, ऐसा नहीं है कि अपने आप को रोकता है, अरे नया है पता नहीं कैसे है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहता है नहीं, हमारे यहाँ हो भाई समस्या है और समस्या के समाधान के लिए आप नया नया विचार या नया नया मेथड लाते हैं तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उसको अकोमोडेट करता है। यानी कि विकास प्रशासन का एक डायमेंशन यह भी है कि वह इनोवेशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट कहा जाता है क्लाइंट ओरिएंटेड। ये टर्म हालांकि लगता है कि बिजनेस लोग बैठ के डिफाइन किए थे, लेकिन डेमोक्रेसी में जब भी आएगा, ठीक है, इसको कहता है नागरिक उन्मुखी होगा या व्यक्तिक उन्मुखी होगा। यानी कि आप पहले सेट करोगे किसी भी इसके कि बेनिफिशियरी कौन होगा, आप टारगेट किसको करना चाह रहे हैं। जैसे अभी हम टारगेट करना चाह रहे हैं कि हाँ एससी कम्युनिटी के लिए, एसटीज़ कम्युनिटीज़ के लिए, वुमेन के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए या बैकवर्ड कास्ट के लिए, तो आप टारगेट फिक्स कीजिएगा। हाँ, यह स्कीम जो है भाई हम यह एकलव्य स्कूल जो है इन लोगों के लिए बनाए हैं, ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए हम लोग ये स्कीम बनाए हैं। तो आप पहले टारगेट सेट करते हैं। तो टारगेट बेस्ड क्या होता है, आप पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। टारगेट बेस्ड आपका कि हम टारगेट किसको कर रहे हैं, तो क्लाइंट ओरिएंटेड, हम इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। कम से कम एक यह होता है कि आप देखिएगा कि बजटिंग मॉडल में जेंडर बजटिंग की बात की जाती है, तो उसमें भी आप देखिएगा कि जेंडर बजटिंग में जो है मामला यह है कि वहाँ पे जेंडर को टारगेट किया जाता है। उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट जो होता है वो कमिटमेंट। कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में क्या होता है, प्रतिबद्ध सरकार होती है।
क्या होता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रतिबद्ध है, कमिटमेंट में डायलॉग सुने नहीं, एक बार जो कमिटमेंट कर ली तो नहीं सुनेंगे किसी की भी, क्या सर डायलॉग है ना कि कमिटमेंट जो है तो प्रतिबद्ध जो है, ठीक है, प्रतिबद्धता डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक फीचर्स यह भी है विकास प्रशासन का कि वो प्रतिबद्ध होता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, अगर वो टारगेट सेट कर दिया कि हम को अचीव करना है तो हम प्रतिबद्ध हैं इसके थ्रू, ये नहीं कि बाद में बोलेंगे तो हमारा था ही नहीं। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कमिटेड होता है, वह कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। अब हकीकत पे क्या है वो अलग चीज़ है, लेकिन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ये मॉडल था। सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल जो था वह था प्लान बेस्ड चेंजेस। ठीक है, प्लानिंग ओरिएंटेड ये रहता है। विकास प्रशासन का एक गुण यह है कि वह क्या होगा, प्लान चेंज की बात करेगा। ये नहीं कि रात में उठे कहेगा बदलाव कर दे, वो बदलाव नहीं होगा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जब भी होगा तो पहले प्लानिंग बनाएगा और कहेगा या तो स्मॉल या तो बिग। आप देखते हो पहले हमारे यहाँ प्लानिंग के लिए पहले कौन था, प्लानिंग कमीशन बना। ठीक है, ये 5 ईयर वाला पार्टी था। उसके बाद अभी क्या आया, नीति आयोग। ठीक है, इसका क्या मॉडल है, ये भाई 3 साल वाला भी बनाता है, 5 साल वाला भी बनाता है, 7 साल वाला भी बनाता है, लेकिन प्लानिंग है। ठीक है, तो आप जब भी कोई बदलाव लाते हैं तो किसी भी चीज़ को अगर रूल आउट करना है या चेंज की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होगा, वो धीरे धीरे ही बदला जाएगा और प्लानिंग के साथ बदला जाएगा और लोग धीरे धीरे अकमंड। आप देखोगे कि वैक्सीनेशन ड्राइव जब चल रहा था, जब वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीन लगाया जा रहा था तो कुछ लोग इसका विरोध बहुत ज़ोर शोर से कर रहे थे, कहते कि हम मर जाएंगे या हमारे साथ धोखा है, हम लोग को मारने का ये प्रोग्राम है या बहुत तरह का बीमारी हो जाएगा बाद में। लेकिन धीरे धीरे फेज आउट किया गया जब पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ के लगाएं और टारगेट देखिए कि आज 2 साल पे इतने लोग जो है वैक्सीन लगवा चुके हैं। प्लानिंग था। तो कोई भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी बदलाव जो होगा वो कोई भी काम होगा वो प्लानिंग बेस्ड होगा। इसलिए आप देखिएगा कि भारत में प्लानिंग कमीशन भी है। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग भी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन भी आपको मिलेगा। तो प्लान फेज कहा जाता है ना, पूरा प्लान फेज में क्या बोलते हैं, योजनाबद्ध तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल रैली भी होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी को भी इलेक्शन जीतना होता है तो वो भी प्लानिंग करता है। हम लोग को भी कहीं आउटिंग पे जाना होता है तो हम लोग भी प्लानिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लान वे में हम लोग चलते हैं तो हम लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर सफलता प्राप्त करनी है तो प्लानिंग आपके साथ जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो समय सीमा बाध्य होगा, टाइम बाउंड। समय सीमा एक फीचर उसकी ये भी है कि वो समय सीमा बाध्य होगा। ऐसा नहीं कि कोई स्कीम बना दिए और चल रहा है सो चल रहा है, कोई समय ही नहीं है उसकी और फंड आ रहा है सो आ रहा है, नहीं। अब क्या हो गया है कि लक्ष्य निर्धारित कर दिया जा रहा है कि 5 साल जैसे देखिए वैक्सीन, कोविड वैक्सीन सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि 2 साल में आप देखे होंगे कि पहला फेज जो होगा वो 45 से 60 वर्ष वालों के लिए होगा या उससे ज़्यादा के लिए। दूसरा फेज वाइज क्या किया गया, 18 से 45। अब जो फेज चल रहा है वो 0 से 18 तक या फिर 5 से 18 तक का जो ये है एज लिमिट है। कैसे टाइम बांधा गया भाई कि हाँ भाई इतने साल में हमको या इतने महीने में इसको कवर कर लेना है। तो टाइम बाउंड अगर आप काम कीजिएगा तभी उसका फायदा है। ठीक है, करना है आप करते रहिए, फिर पैसा जा रहा है लेकिन वो रिजल्ट नहीं ओरिएंटेड है ना। आप आस में बैठे हैं कि जेपीएससी है जो लगातार होगी हर साल। अब एक जेपीएससी जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, 6 जेपीएससी का मामला है, वो तो 6 साल तक गया लेकिन अटका हुआ है ना। तो ऐसा नहीं होगा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जब भी बात करेगी तो बात करेगी कि नहीं समय सीमा बाध्य आप कीजिए। इसकी अगर निकालते हैं वैकेंसी तो वैकेंसी का समय सीमा कीजिए कि 1 साल में हम प्री मेंस इंटरव्यू करवा के फाइनल होंगे। यूपीएससी को देखिए ना, आपके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल है, 12 महीने में आपका सारा कुछ वो कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसका एक टाइम लिमिट, वो कमिटेड है। तो कमिटमेंट और टाइम बाउंड ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर आप कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं कि हम करना है तो आप कर ले जाइएगा, और प्रतिबद्ध नहीं है तो फिर चलता रहेगा। ठीक है, एंडलेस गेम। नेक्स्ट जो है, ठीक है, पार्टिसिपेशन बेस्ड होगा। अब ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या होगा? पार्टिसिपेशन बेस्ड होगा। भागीदारी जो होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं भागीदारी। भागीदारी किस में? नीति निर्माण में या लाभ प्राप्त करने में या नीति के क्रियान्वयन में।
पार्टिसिपेशन किसका और किस क्षेत्र में। तो याद रखो कि पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे बात जो हो रही है कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, जनता की भागीदारी किधर में, तो पॉलिसी, ठीक है, फॉर्मुलेशन में बताऊंगा कैसे, ठीक है, और सॉरी एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन में, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन में। मतलब क्या हुआ सर, पॉलिसी तो बनाता पार्लियामेंट है, तो उसमें भागीदारी कैसे ले सकता है। तो जनता की भागीदारी जो है नीति निर्माण में वो एक तो प्रत्यक्ष रूप से होती है यानी डायरेक्टली होती है, एक इनडायरेक्टली होती है। और डायरेक्टली से तात्पर्य यह हुआ कि पंचायती राज, आप देखोगे कि पंचायती राज सिस्टम जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे उन लोगों को कुछ अधिकार दिया गया है कि वो आप अपने लिए जो सुटेबल पॉलिसी हो लोकल लेवल पे आप बना सकते हैं। आपको कम्युनिटी हॉल कहाँ बनाना है, आपको पानी किसको बंटवाना है, आपको राशन कार्ड किसको बंटवाना है, आपको नरेगा पे काम, वो सारा जो है वो काम दे दिया गया है लोकल से। तो एक तो हुआ डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अगर सरकार कभी भी किसी एक खास सेक्शन के खिलाफ ऐसा रूल तो बनाती नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर में, अगर कोई पॉलिसी बन जाती है और जिसमें ये खास वर्ग को लगता है कि भाई ये हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए नुकसानदेह है, तो फिर वो क्या करते हैं, वह विरोध करते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से। अभी आप देखिएगा लाइव एग्जाम्पल आपका किसान विद्रोह, किसान आंदोलन आप देखें कि 3 बिल लाती है गवर्नमेंट, उसको पास करवा के एक्ट बनवाती है, लेकिन किसान कहते हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं, हमारे लिए नुकसान है। 1 साल तक आंदोलन हुआ और फिर पॉलिसी वापस ले ली गई। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से किसकी भागीदारी थी, जनता की भागीदारी थी, कि उन्होंने इस पॉलिसी निर्माण में जो था भागीदारी ली और पॉलिसी को भी हटवा दिए। डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है, ठीक है। पॉलिसी बनाना या पॉलिसी वापस लेना भी एक क्या है, एक तरह का आपका पॉलिसी है कि हम बना लिए अब वापस ले लें तो यूपी चुनाव हार जाएंगे, ये भी आपका एक पॉलिसी है। इसमें भागीदारी किनका सुनिश्चित किया गया, तो अप्रत्यक्ष रूप से आप देखिएगा कि जनता की भागीदारी होती है। अब पॉलिसी एग्जीक्यूशन में जनता की भागीदारी क्या होती है कि जनता की भागीदारी यह है कि वो पहले एक जागरूक हो भाई, सबसे पहला जानिए कि आपके लिए कौन सा योजना आया है और उस योजना का लाभ आपको कैसे लिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वो जो 26 जनवरी और 15 अगस्त का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ग्राउंड पे देखते हो ना, जिला ग्राउंड पे डीसी साहब भाषण दे रहे हैं, तो होना तो यह चाहिए था, जैसे आप देखिएगा कि जब तक मनमोहन गवर्नमेंट थी तब तो मैं यही वॉच करता था कि सरकार जो है वो कौन सी नीति ला रही है, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो लाल किले से देते थे कि आने वाले सालों में हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। उसी तरह से लातेहार के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे कमल किशोर सोन साहब, तो उनका भी जब स्पीच होता था तो एक बार हम भी सुने थे, तो उनका भी स्पीच का मॉडल यही था कि जो जनता सुनती थी तो जिला के द्वारा या जिला के अंतर्गत जो भी योजना चल रही है वो बताते थे कि यह योजना चल रही है। इससे क्या होता था कि लोगों में जागरूकता फैलती थी, अच्छा ये हमारे लिए है, फिर वो उसका लाभ जो है वो अर्जित करते थे। तो पॉलिसी एग्जीक्यूशन में कैसे हेल्प करता है कि जागरूकता फैला के आप हेल्प कीजिए, यहाँ इस नियम है सरकार का बना हुआ, चलो इसका लाभ लेते हैं। महिला मंडल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप जाके देखिए महिला मंडल में जो है कितना फंडिंग है, क्योंकि वो जागरूक हुई धीरे धीरे और फिर जो है वो उसका लाभ लेने लगी, तो क्रियान्वयन हुआ। अरे भाई हमारे लिए पॉलिसी आई है तो हम जाते हैं अपने लिए बात करने, पॉलिसी क्रियान्वयन तो हुआ, कम से कम लागू तो हुई, हम ही पे लागू हुई। यही तो कह रहा है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कि पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करिए, सेंसिटाइज करवाइए, जागरूकता फैलाइए, ठीक है। सरकार के खास नियम के ये पॉलिसी के बारे में बताइए, जगह जगह होर्डिंग और बैनर लगता है, शौचालय योजना चला, फ्री गैस योजना चला, फ्री राशन चला, तो जागरूक हुई जनता और जनता उसमें जो आगे बढ़ चढ़ के जहाँ भाग लेती है, इसका मतलब समझ जाओ कि वह पॉलिसी सफल हुई है, ठीक है। ये था कुछ मेजर फीचर्स, ठीक है, और भी इसमें फीचर्स आपको मिलेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, जो आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पे जो टॉपिक आता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, वह आता है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा देख लेते हैं, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन में क्या, डिफ्रेंसिएशन चेंजेस, ठीक है।
डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क डालिए कि भाई इसमें बदलाव है, ये चेंज ओरिएंटेड है, और ये कहता है स्टेटस क्वा, कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बदलाव से यह बचती है। पहला दोनों में फ़र्क क्या है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज ओरिएंटेड है, और दूसरा कहता है जो स्टेटस बना हुआ है उसी स्टेटस को हम फॉलो करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको फ़ायदा ही मिल रहा है स्टेटस को, तो बदलाव क्यों। फिर इसमें देखिएगा कि यह डायनामिक होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, जो बन गया सो बन गया, और ये क्या है, बहुआयामी भी है और लचीलापन भी मिलेगा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे। लेकिन रिजिड एडमिनिस्ट्रेशन कहता है, सॉरी ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, हम रिजिड भी हैं और हायरार्की को ही फॉलो करेंगे, पदसोपान को ही फॉलो करेंगे। पहले आप कर्मचारी के पास जाइए, कर्मचारी से फिर सीआई के पास जाइए, सीआई के पास फिर सीओ के पास जाइए, सीओ से फिर एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम के बाद फिर कमिश्नर के पास जाइए। पता चला भाई 3 महीना लग गया हमको आवासीय जाति बनाने में, और यहाँ फॉर्म जो है वो ख़त्म, डेट ख़त्म। तो इस तरह का रिजिड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनल होता है। लेकिन फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है कि वह फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि यह इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी की बात करता है, प्रभावकारी नीति की बात करता है, ठीक है, यह प्रभावकारी नीति की बात करता है। और ये क्या बात करता है, इसकी चर्चा आप देखिएगा तो ये इफ़िशियंसी की बात करता है, इफ़िशियंसी की बात करता है। मतलब क्या हुआ, यह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, कितना पैसा लगाएंगे हम इतना लोगों को और कितना हमको आउटकम आएगा, ये हमको देखना जरूरी है। और यह क्या देखता है कि हम यह इतना पैसा लगा दिए हैं लेकिन लाभ हमको कितना हो रहा है, ये हम देखेंगे। इसका मतलब नहीं है, ठीक है, अगर ये ज़्यादा भी है, ठीक है, और ये कम भी हमको लाभ मिल रहा है, तब भी कहेगा नहीं हमारा पॉलिसी जो है फेज आउट वे में धीरे धीरे सक्सेसफुल रेट में है। लेकिन वो नहीं, पैसा उतने लगाएंगे जितना हमको लाभ मिलेगा, नहीं तो हम पॉलिसी ही खत्म कर देंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आइए, क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या क्या है दोनों में। एक ये जो है, ठीक है, यह मल्टीपल वे, बहुआयामी होता है, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, सॉरी, इसका जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होगा, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, और ये जो होगा सिंपल ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेगा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इससे तात्पर्य क्या होगा, कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, तो इनका लक्ष्य भी जो है उसी तरीके से होता है कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम को जो है वो टैकल करता है कि नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, और ये समस्या है तो हम भिड़ेंगे। अब कह दिया था कि हाँ कोविड आ गया है, हम लोग कैसे बना पाएंगे, वैक्सीन सरेंडर कर दिए, भाई इधर से लाओ उधर से लाओ, लेकिन आगे बढ़ा तो कम से कम कोलैबोरेशन तो हुआ आपका, और उसके बाद जो है आपका एस्ट्राजेनेका और ये जो है आपको कोविड और कोविशील्ड बना। क्यों, कॉम्प्लेक्स चैलेंज था लेकिन फाइट तो किया। और यहाँ पर क्या है, सिंपल भाई रहने दो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना है, ठीक है, कानून व्यवस्था, क्राइम नहीं हो, बस उतने में हम खुश हैं। दोनों में आसमान ज़मीन का फर्क है, ठीक है। उसके बाद और बदलाव क्या है, ठीक है, चलिए दूसरा चेंजेस क्या है उन लोगों में, कंसर्न विथ न्यू टॉक्स, यानी कि इनोवेशन, ये नवाचार, क्या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में नवाचार या फिर नई चीज़ों की गुंजाइश है। लेकिन यह क्या कहता है, सिर्फ कंसर्न किसके थ्रू रहता है, कहता है जो रूटीन वर्क है बस वही काम करो, ये सिर्फ उसी पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि नहीं,
नया नया चीज़ क्या आ रहा है उसके तरफ ध्यान देता है। कैसे देश, अच्छा नया है क्रिप्टो करेंसी आया है, क्या है वो क्रिप्टो करेंसी, कैसे हमारे नागरिक के लिए हेल्पफुल होगा, वो उस पर बात करेगा। ये कहेगा नहीं, रुपया जो चल रहा है कैश वाला नोट वाला वही हम चलने देंगे। तो ये ज़्यादा इनोवेटिव होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, नए नए चीज़ों की चर्चा भी करता है जिससे देश को लाभ हो। नई नई टेक्नोलॉजी, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिवॉल्यूशन, 4th जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, चौथी पीढ़ी कहा जाता है। और इसमें इंडिया आगे बढ़ा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कहा जा रहा है कि पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं। कुछ यूरोपियन कंट्री के साथ महाराष्ट्र में भी बॉन्ड भी साइन हुआ था या डील एग्रीमेंट भी साइन हुई थी। क्यों? क्योंकि ये फोकस करता है, इसलिए कि जब फर्स्ट डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था इंडस्ट्री बेसिस, उस समय भारत जो है उसका लाभ नहीं ले पाया, लाभ लेने में पीछे हो गया और आज तक उसका जो है वो गैप को भर नहीं पाया। क्योंकि जो आगे यूरोपियन कंट्री थे वो लाभ लेके आगे बढ़ गए और हम लोग उस समय कॉलोनियल स्टेट पे थे, तो हम लोग उसका लाभ है, हम लोग पिछड़ गए और उस पिछड़ने को जो है ना आज तक हम लोग भर नहीं पाए। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ही आया इंडिया आगे बढ़ गया, बोले नहीं इस बार हम पीछे नहीं रहेंगे। तो यह नए नए बातों में नए नए बारे में चर्चा करता है। उसके बाद यह डिसेंट्रलाइजेशन पे भी चर्चा करता है, विकेंद्रीकरण, अगर पावर नीचे जाना है तो हम जाने देंगे, लेकिन यह कहता है कि नहीं, ट्रेडिशनल पावर मेरे ही हाथ में रहेगा, हम किसी को नहीं देंगे। इसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन में आप देख सकते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर पंचायती राज है, और यहाँ कहता है होल और सोल हम ही हैं, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ही पास रहेगा। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर करता है और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर नहीं करता है। यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज अगर लाना है तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उससे पीछे नहीं हटेगा। पहले क्या होता था, मैनुअल काम होता था रजिस्टर में, अब देखो सब कंप्यूटर में आया, वर्क कल्चर को बदला गया, संगठन में बदलाव लाया गया, अब आईटी बेस्ड हमारा काम हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड। पहले हमारा क्या था, मैनुअल था, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से बचता है, ये कहता है हम नहीं बदलेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके बाद आप बदलाव देखिएगा तो यह पार्टिसिपेटिव होता है, ठीक है, मेनली जो इसका फीचर्स है वो लिखना है, और इसका ये पार्टिसिपेटिव नहीं होता है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है, ये रेगुलेटरी इन नेचर होता है, ठीक है, वो ज़्यादा कंट्रोल करने पे फोकस करता है। उसके बाद आप देखिएगा इसमें कि यह जो है टाइम बाउंड होता है, समय सीमा इससे बाद है, इसमें टाइम बाउंड नहीं है। इसीलिए देखिएगा कोई कोई पॉलिसी जो है अभी नहीं 25 साल से भी चल रही होगी देश में, कोई समय सीमा नहीं है। आप देखिएगा कि आरक्षण आया था, रिजर्वेशन, मैं विरोधी नहीं हूँ और ना मत सारे जो समर्थक हैं उनका भी भाई मूड खराब करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक स्कीम के तौर पे समझिए कि अम्बेडकर जी ने इसको 10 साल के लिए कहा था। अब वो 10 साल आते आते अब देख लीजिए कि जो आरक्षण का विरोध करे तो उनको भी पकड़ा दिया गया, कोई टाइम बाउंड नहीं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पॉलिसी हो गया। तो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि स्कीम जो है आपका कोई समय सीमा नहीं है। भाई हमको नक्सलिज्म खत्म करना है, आज से सुन रहे हैं नक्सलिज्म खत्म करना है, नक्सलवादी शुरू हुई थी 1967 में, नक्सल मूवमेंट, उसको खत्म करने पे आ जाए तो कब, लेकिन टाइम बाउंड है नहीं, ठीक है, वो एक अलग बहस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका स्कोप जो है, क्षेत्र जो है बहुत वाइड स्कोप होता है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इस बहुत तरह का बहुआयामी होता है, बहुत जगह देखता है, तो जो क्षेत्र है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसका स्कोप जो है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है, ठीक है, इसका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। और भी डायमेंशन आप अगर देखिएगा डिफरेंसेस में तो और भी आपको डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो हम लोगों ने पहला डील क्या किया क्वेश्चन का कि व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीजन बिहाइंड इट एंड मेन फीचर्स, खत्म। डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये टॉपिक खत्म। आता है लास्ट में, यह चूंकि ये ऑप्शनल का बहस हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं कि रिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। FW रिक्स, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में FW रिक्स के कंट्रीब्यूशन को लिखिए, और नहीं भी आता है तो आप कम से कम उसकी चर्चा जरूर कीजिएगा, ठीक है।